आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा क्लास 10th की साइंस का 20 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इस बार मैट्रिक एग्जाम में पूछने का पूरी संभावना है। तो चलिए मैं इस वीडियो का स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है टिंडल प्रभाव। सबसे पहला क्वेश्चन है टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को दर्शाती है या प्रदर्शित करती है। यानी कहने का मतलब टिंडल प्रभाव जो है से प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। तो आपने पढ़ा होगा कि टिंडल प्रभाव जो है यानी गाढ़ा एक मतलब द्रव्य होता है जिसमें क्या होता है कि वो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। तो इसका सही आंसर होगा डी यानी प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो इसमें सही आंसर होगा सी यानी C2H4। तो C2H4 जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ईंधन का मतलब होता है जलावन के रूप में। यानी कहने का मतलब है कि इनमें से कौन सा यौगिक जो है इस ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा इथेनॉल। यानी इथेनॉल को हम लोग ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में है निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। यानी इसमें से जो है कौन ऐसा है जो आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो आपने पढ़ा होगा आहार श्रृंखला के बारे में कि इसमें जो है से घास, बकरी और क्या तथा मनुष्य। यानी कहने का मतलब है कि घास को कौन खाएगी, बकरी खाएगी, और बकरी को कौन खा सकता है, तो मनुष्य। तो इसका मतलब है कि इसका सही आंसर कौन होगा, बी होगा। अगर हम ये तीनों की बात करें तो घास मान लिए कौन खाएगा, गेहूं तो नहीं खाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। बकरी जो है से गाय भी नहीं खाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। घास जो है से मछली भी नहीं खाती है। इसका मतलब इसका सही आंसर जो है आपका बी होगा, यानी बी वाला। बी जो है आपका सही आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। यानी कहने का मतलब है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। तो मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 होती है, यानी 4 होता है। यानी मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो है किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग अपचयन कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा बी यानी अपचयन। क्वेश्चन नंबर 7 में है आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है। यानी आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसमें समूहों की संख्या कितनी है। तो समूहों की संख्या आपने पढ़ा होगा 9 है। तो इसका सही आंसर सी होगा 9। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप क्यों होता है। यानी कहने का मतलब है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि सी वाला आंसर होगा। यानी क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। यानी कहने का मतलब टिन की अपेक्षा जो है से जिंक क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है। इसीलिए क्या होता है कि टिन का लेप होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है निम्नांकित में से कौन पुनरुत्पादन का उदाहरण है। पुनर्वर्धन के मतलब है कि पुनर् जो है से मतलब उसका मतलब ये जो है से अंग जो है से निर्माण हो सकता है। तो इसमें जो है से कौन है, तो सबसे पहला जो है से हाइड्रा है। आप लोग बायोलॉजी में पढ़ा होगा हाइड्रा को अगर मान ली काट दिया जाता है तो उसमें से फिर से जो है से नए अंग का निर्माण होता है। तो उसी को पुनर्वर्धन कहते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। तो कहने का मतलब है कि देखिए बोल रहा तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली, यानी तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में
घूर्णी गति कर रही है यानी घूम रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो इसका सही आंसर होगा 10 का सही आंसर होगा यानी आधे। इसका सही आंसर सी होगा यानी आधे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में है सल्फर परमाणु की वाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? यानी सल्फर का हम जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो उसके बाहरी वाला कक्षा में जो है से कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसमें जो है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आंसर जो है से सी वाला होगा 6। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? यानी ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ऑक्सीजन के 6 परमाणु होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में है नए कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बीम दूरी ली जाती है। यानी कहने का मतलब कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की प्रतिबिंब दूरी ली जाती है। तो यानी बिंब दूरी क्या ली जाती है? तो कहने का मतलब है कि इसका जो है सही आंसर होगा ऋणात्मक, यानी ऋणात्मक ली जाती है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में है पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? यानी पीत रस जो है से कहाँ से स्रावित होता है? तो यानी 14 का सही आंसर होगा यकृत में। यानी पीत रस जो है से यकृत में क्या होता है? यकृत से क्या होता है? स्रावित होता है। तो यानी इसका सही आंसर बी हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में है निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है? यानी मलेरिया परजीवी के मतलब है कि इसमें कौन ऐसा है जो मलेरिया को मतलब प्रजनन करता है? तो इसका सही आंसर होगा प्लाज्मोडियम। जैसा कि हमने पढ़ा है कि प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम मच्छर को काटने से क्या होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर को काटने से हमें मलेरिया होता है, जिसमें क्या होता है? प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम नाम का वायरस होता है। तो इसमें प्रोटोजोआ नहीं दिया लेकिन प्लाज्मोडियम दिया है। तो इसका सही आंसर ये होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। यानी एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को एरोडीकरण कहा जाता है। बी यानी ऑप्शन बी होगा, एरोडीकरण कहा जाता है। तो चलिए अब हम जो है से क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में है सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु है। यानी सामान्य नेत्र, सामान्य मतलब है कि जिस नेत्र में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है उस नेत्र के लिए दूरबिंदु क्या है? तो दूरबिंदु बोलेगा तो अनंत होगा। यानी इसका सही आंसर डी होगा। जब दूरबिंदु बोलेगा तो अनंत होगा और निकट बिंदु बोलेगा तो 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ बोल रहा है दूरबिंदु। जब किसी भी नेत्र में किसी तरह का कोई दोष नहीं होता है तो हम अधिकतम जो है से कहाँ तक देख सकते हैं? तो अनंत तक। और मिनिमम यानी निकट बिंदु क्या होगा? तो 25 सेंटीमीटर। तो यानी दूरबिंदु बोल रहा है तो ऑप्शन डी होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। बोल रहा है 19 में क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? यानी बोल रहा है कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के उत्तरदायी है? तो क्वेश्चन नंबर 18 में इसका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। यानी वैश्विक ऊष्मन का मतलब है कि विश्व में जो है ऊष्मन फैलाती है कौन सा गैस? तो कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है कौन सा अजैव निम्नकरणीय कचरा है? यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में बताना है कि इनमें से कौन जो है से अजैव निम्नकरणीय कचरा है। निम्नकरणीय कचरा का मतलब है कि जो क्या हो कि बिना मतलब जीव जंतुओं से हो। तो बिना जीव जंतुओं से होने वाला यहाँ पे क्या होगा? थर्मोकॉल होगा। यानी ये जो है से थर्मोकॉल जो है से क्या है? निम्नकरणीय कचरा है। यानी अजैव निम्नकरणीय कचरा आपको ऑप्शन सी होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो निम्न में से यानी नीचे दिया गया लेंस में किस लेंस की फोकस दूरी जो है से धनात्मक होती है? तो जैसा कि आप लोग प्रकाश का अपवर्तन में पढ़ा होगा कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। तो इसका सही आंसर बी होगा। तो चलिए आज हमने जाना 20 ऐसे क्वेश्चन
जो बिहार बोर्ड, इस बार बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। इसलिए आप इन 20 प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ करके याद कर लें। फिर मैं आगे मिलता हूं अगले क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।